Let's start. Chapter number 3, Rise of Nationalism in India, Social Science, India and the Contemporary World, Part 2 for Class 10 in CBSE Board. My dear students, एक बात का हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, मैं समझता हूं, और वो चीज है इस चैप्टर का बैकग्राउंड। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पहला पार्ट करने जा रहे हैं, पहले पार्ट में डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का बैकग्राउंड है। देखिए, 1498 में वास्को डिगामा, पोर्टुगीज ट्रैवलर, इंडिया आया। पोर्टुगीज सेलर इंडिया आया। वो लिस्बन से चला और कालीकट पहुंचा। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का बहुत अच्छा वेलकम किया। अतिथि देवो भवः, हम लोग इस बात में बड़ा विश्वास रखते हैं, और उस समय के जो यूरोपियन लोग थे उनके मन में जो विचार चलता था वो ये था कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाया जाए ट्रेड करके, और इंडिया से ट्रेड करने के लिए वो लोग बहुत उतावले थे, बहुत एंथुजियास्टिक थे। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि इंडिया के बारे में उन लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा था, बहुत कुछ पढ़ रखा था। इसलिए इंडिया के बारे में उनका झुकाव, लगाव बहुत नेक था। नेक था लाभ कमाने की दृष्टि से, प्रॉफिट कमाने की दृष्टि से, हमारे देश का कल्याण करने की दृष्टि से कभी नहीं। यह दिमाग में नहीं रखना है। तो वास्को डिगामा, पोर्टुगीज सेलर, लिस्बन से कालीकट पहुंचा। राजा जमोरिन ने उसका अच्छा वेलकम किया, अतिथि देवो भव, जैसे मैंने आपको कहा। इंडिया में वो कुछ समय तक रुका भी। राजा जमोरिन को बहुत सारा कॉस्टली गिफ्ट उसने दिया, इस बात के लिए कि राजा जमोरिन उसको ट्रेड करने का परमिशन, उसके फ्रेंड्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन और अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। किया भी। वास्को डिगामा और उसके साथियों ने भारत से खरीदा क्या क्या, जाहिर है वही खरीदेंगे जो पोर्टुगल में, यूरोप में नहीं मिलता है, या ये कहें कि पोर्टुगल या यूरोप के मार्केट में जो अच्छी खासी कीमत पर बेचा जा सकता है। सो दे परचेस्ड ब्लैक पेपर, दे परचेस्ड सैंडलवुड, दे परचेस्ड आइवरी, दे परचेस्ड कार्डमम, दे परचेस्ड सिनेमन, और ये सब और भी कई चीजें उन लोगों ने खरीदी, और उन चीजों को ले जाकर के और यूरोपियन मार्केट में बेचा, और बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। एक और बात का यहां ध्यान रखना है, वास्को डिगामा ने यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडिया पहुंचने का रास्ता दे दिया। इसके पीछे पीछे डच भी आए, ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए, सभी आए। लेकिन टिका कौन? टिकने के लिए इन चारों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। चारों के बीच में, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, चारों लड़े। बाद में स्थिति ऐसी आई कि
सुप्रीमेसी स्टेब्लिश हुई ब्रिटिश की, लेकिन हम अभी इतना आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें इस चैप्टर के बैकग्राउंड को, इस चैप्टर की जड़ को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो 1498 में जब वास्को डिगामा ने सी रूट डिस्कवर किया तो सबसे ज्यादा उतावलापन ब्रिटिश मर्चेंट्स में देखा गया। ब्रिटिश मर्चेंट्स ने मिलकर के एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी खड़ी की जिसका नाम रखा गया द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यह कंपनी दिसंबर 1600 बन के तैयार हुई, इस्टेब्लिश्ड हो गई और इसका ऑब्जेक्टिव रहा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड करना, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दैट वाज फाउंडेड इन 1600 इन ग्रेट ब्रिटेन, did trade in India since 1600 to 1757. I repeat again. In 1600, in the month of December, the East India Company of Great Britain was founded with an objective to do trade in the Indian subcontinent, especially in India. And that East India Company sent its ambassadors to the court of Jahangir, the Mughal emperor, Hawkins first, and then Sir Thomas Roe. Okay? The company got permission to do trade and it started doing trade. So 1600 to 1757, the East India Company of Great Britain did trade and trade only. But in 1757, the East India Company of Great Britain, under the leadership of Lord Clive, defeated Sirajuddaula in the Battle of Plassey. And this was from trade to territory. Okay? They were doing trade, plus they started capturing territories also, and Bengal became the first victim. So 1600 to 1757 only trade by the East India Company of Great Britain, and 1757 to 1857, okay, trade and territory both, trade and territory both. Then after 1857 revolt, the East India Company rule was over, right? And from 1858 to 1947, India was directly under the British Crown. ये भी बात क्लियर हो गई। Then after the revolt of 1857, rather we can say after the failure of the revolt of 1857, the story changed. 1757 से 1857 तक भारत के जो भी लोग
अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो राजा थे, महाराजा थे, राजकुमार थे, राजकुमारी थी, नवाब थे, जागीरदार थे, ऐसे ही लोग थे। लेकिन 1857 के रिवोल्ट ने नजारा बदल दिया। 1857 के बाद किंग्स, एम्पेरर्स, प्रिंस, प्रिंसेस, नवाब्स, जागीरदार्स, इनका प्लेस ले लिया लीडर्स ने, और जो किंगडम्स थे उनका प्लेस ले लिया ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो अब जो शुरू हुआ वो सही में इंडिपेंडेंस के लिए हुआ। 1857 के रिवोल्ट तक जो भी हुआ वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए था। 1885 आते आते बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। अंग्रेजों को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। किस बात की तकलीफ भाई? एक मुद्दे पर कई ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स वायसराय से मिलने पहुंच जाते थे, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यह वायसराय के लिए डिफिकल्ट होता गया कि वो कितने लोगों को एक ही बात समझाए। तो एक नया तरीका निकाला गया। रिटायर्ड आईसीएस ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो काफी पॉपुलर थे भारत के लोगों में, ऐसा कहा जाता है, उनके एफर्ट से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को मिला करके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में 1885 में एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। WC बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बने और A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को इसका फादर माना जाता है। कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने लगी फ्रीडम के मामलों में, भारत के लोगों के बिहाफ में वायसराय से बात करना, यह तय हुआ। बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड हुए, हम उनमें नहीं चलेंगे अभी। 1885 से लेकर 1905 तक यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल तक, ठीक है, कांग्रेस का नेचर मॉडरेट रहा, लिबरल रहा। ये प्रेयर और पिटीशन में बिलीव करते रहे कांग्रेस के लीडर्स, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलंग थे, दिनसा ईदाजी वाचा थे, ऐसे बहुत से लीडर्स थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, बहुत से लीडर्स थे और बहुत अच्छे लीडर्स थे, बहुत विद्वान लीडर्स थे। इन लोगों ने 1885 से 1905 तक लिबरल फेज, मॉडरेट फेज, चाइल्डहुड ऑफ कांग्रेस, अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस को लीड किया और बड़ा अच्छे से लीड किया, बहुत ही अच्छे से लीड किया। लेकिन 1905 के बाद सिचुएशन बदला। नई पीढ़ी के फ्रीडम फाइटर्स आए, जिसमें 3 लोग बहुत पॉपुलर हुए, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय पंजाब से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। इन तीनों ने एक साथ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को पॉपुलर बनाया। ये प्रेयर और पिटीशन के पॉलिसी को छोड़ करके प्रोटेस्ट एंड प्रोसेशन की पॉलिसी पर आ गए, प्रोटेस्ट एंड प्रोसेशन की पॉलिसी पर आ गए, जो यंग जनरेशन के बीच में काफी पॉपुलर हुआ। और इस बात को लेके कांग्रेस में स्प्लिट आया सूरत में 1907 में। 1907 के बाद 1900 हम लोग आएंगे 12 पर, जहां पर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। एक्चुअली अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल
जो उस समय तक फ्रीडम स्ट्रगल का बड़ा पावरफुल सेंटर बन चुका था, वहां से उसका जो सेंटर जो है, ग्रेविटी सेंटर जो है फ्रीडम स्ट्रगल का, वो शिफ्ट हो जाए, तो अंग्रेजों को थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि यूरोप में दो ग्रुप बन चुके थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी। एक जर्मनी का ग्रुप और एक फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का ग्रुप। ट्रिपल एंटिटी इसको बोला गया और एंता बोला गया, और जर्मनी के ग्रुप को ट्रिपल अलायंस बोला गया। तो एक उधर भी था, जर्मनी के ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। बाद में इटली ने इस ग्रुप को छोड़ा तो टर्की आया। तो टेंशन वाज माउंटिंग इन यूरोप ऑल्सो बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो भारत में क्या स्थिति थी? अंग्रेज थोड़ा सहमे हुए थे। इसलिए सहमे हुए थे कि यूरोप में पता नहीं कब लड़ाई छिड़ जाए, क्या हो, तो इसलिए सोच समझ के वो कदम रख रहे थे। भारत में काफी तेजी के साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और को उन्होंने बढ़ावा दिया और कम्युनलिज्म को स्प्रेड करना शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई भरना शुरू कर दिया था और लोग इससे अफेक्टेड होने लगे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग भी नहीं बनती ढाका में। ठीक है, अभी हम लोग उधर चर्चा में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक पे बस पहुंचने ही वाले हैं। तो कैपिटल शिफ्ट हो गया, दिल्ली 1912 में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे क्या हुआ? 1913 गैप पड़ा, 14 वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो गया। जिस बात का डर था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, बिटवीन द टू ग्रुप्स, टू आर्मी ग्रुप्स इन यूरोप, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटिटी। ओके, ऑन 28 June 1914 the Archduke Francis Ferdinand of Austria-Hungary was assassinated. Austria attacked Serbia on 28 July 1914 and the First World War started. When the First World War started, the first group was led by, Triple Alliance was led by Germany and Triple Entente was led by Britain, France and Russia unitedly. We can say like that. हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? भारत उनका गुलाम था। आज के डेट में कहें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों, उस समय तो भारत ही था। तो विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन मुस्लिम लीग, द ब्रिटिश ड्रैग्ड इंडिया इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भारत को विश्व युद्ध में धकेल दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, अभी इसका प्रोटेस्ट चल ही रहा था। भारत के लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, कांग्रेस के लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, मुस्लिम लीग के लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, दे वर showing their anger and protest against the British decision to drag India into the First World War. इसी सिनेरियो में 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी भारत आए, साउथ अफ्रीका से, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सक्सेसफुली। आई रिपीट, महात्मा गांधी इसी सिचुएशन में भारत आए, साउथ अफ्रीका से, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक है, लेकिन याद रखना है उस समय वो महात्मा नहीं कहे जाते थे। महात्मा का टाइटल तो उनको बाद में मिला, उस पर हम लोग बाद में चर्चा जरूर करेंगे और थोड़ा विस्तार से भी कर लेंगे। तो यहां से राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर की शुरुआत होती है। आज जो मैंने आप लोग को बताया, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये बैकग्राउंड था इस चैप्टर का। अगर इस बैकग्राउंड को आप अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, इफ यू कीप ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज फैक्ट्स, ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन योर माइंड बिफोर डिस्कसिंग एंड following the first topic, okay, it will become very easy for you to understand. It will become very comfortable for you to understand. ठीक है, तो
मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिस्कशन को आप कम से कम 2 बार थॉरोली जरूर सुने और समझने की कोशिश करें। आप अपने अपने तरीके से इन घटनाओं को, इन इंसिडेंट्स को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करें। हम बहुत जल्दी इसका फर्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझें। एवरी टॉपिक, every lecture video on every topic will be like an episode. If you regularly watch all the episodes, all the lecture videos at regular intervals, I think the depth of your knowledge, the concept of the topics will be very, very clear in all respects. Thank you very much. God bless you all.